हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज हम एक और डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी यानी कि आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी है उसके पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड का ही एक टॉपिक है। साथ ही साथ ये एमएससी और बीएससी और जितने भी बॉटनी स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक हेल्पफुल टॉपिक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन को स्टार्ट कर लें। और अगर आपको मेरे वीडियोस और पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो इन वीडियोस को शेयर करिए और जितना इसका फ़ायदा उठा सकते हैं उतना उठाइए। जो भी नीडी हैं उन तक इनको पहुंचाइए। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कवर्ड स्मट ऑफ ज्वार, यानी कि ज्वार का आवर्त कंड रोग, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो ज्वार जो है, ज्वार में 4 प्रकार के स्मट या कंड रोग पाए जाते हैं, ठीक है, जिसके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, पैथोजन भी अलग अलग होते हैं। तो हम एक एक करके इन चारों स्मट को पढ़ेंगे। पहले ये जान ले कि 4 स्मट कौन कौन से हैं। ये 4 प्रकार के स्मट जो हैं ज्वार में पाए जाते हैं। पहला है ग्रेन स्मट, जिसको कर्नेल स्मट, कवर्ड स्मट और शॉर्ट स्मट भी कहते हैं। इसके अलावा लूज स्मट ऑफ ज्वार, हेड स्मट ऑफ ज्वार और लॉन्ग स्मट ऑफ ज्वार, ये 4 प्रकार के ज्वार के कंड रोग हैं, ठीक है। ये देखिए, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो है ग्रेन स्मट, सेकंड वन इज लूज स्मट, थर्ड इज हेड स्मट एंड फोर्थ वन इज लॉन्ग स्मट। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स जो हैं इन स्मट डिजीज़ के अंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ग्रेन स्मट। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लें कि डिजीज़ क्या है। देखिए, कर्नेल स्मट भी कहते हैं इसको, कवर्ड स्मट भी कहते हैं और शॉर्ट स्मट भी कहते हैं। सबसे पहले ये जो डिजीज़ है सोरगम की, इसको रशिया में 1890 के अंदर रजिस्टर किया गया था, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले इसको रसिया के अंदर रिपोर्ट किया गया था। अब जो ये डिजीज़ है ज़्यादातर सोरगम एंड सूडान ग्रास में, हर जगह जहाँ जहाँ ये पौधे पाए जाते हैं सब जगह ये डिजीज़ पाई जाती है। और साथ ही साथ जहाँ जहाँ ज्वार का कल्टीवेशन किया जाता है वहाँ वहाँ उनके अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका जो है, जहाँ पर सोरगम का कल्टीवेशन किया जाता है वहाँ पर ये जो डिज़ीज़ है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। भारत की बात करें तो ये एक बहुत ही सीरियस क्रॉप डिजीज़ है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और ज़्यादातर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका इफेक्ट देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सोरगम यानी कि ज्वार बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। जो 25% तक प्लांट जो हैं इस डिजीज़ के द्वारा अफेक्ट होते हैं और जो ग्रेन इन अफेक्टेड प्लांट से मिलते हैं वो ग्रेन डिस्ट्रॉयड होते हैं, स्मटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हजारों करोड़ों रुपए का इससे नुकसान होता है। ये बटलर ने 1918 के अंदर रिपोर्ट किया था। और यील्ड की डिक्रीजन की बात करें तो जो ग्रेन्स इन अफेक्टेड डिजीज़ से प्राप्त होते हैं, इस वजह से जो यील्ड है यानी कि जो उत्पादन है वो 6 से 10% तक घट जाता है, ठीक है। ये जो डिजीज़ है तब तक आप इसका पता नहीं लगा सकते जब तक हेड जो है बाहर नहीं आता, या हम कह सकते हैं कि जब तक ज्वार का पुष्पक्रम बाहर नहीं आता तब तक आप पता नहीं कर सकते कि पौधा जो है या प्लांट जो है वो डिजीज्ड है या नहीं। पहला साइन कब होता है या पहला जो सिम्टम है जब दिखाई देता है सोरगम का, जब इन्फ्लोरेसेंस बाहर निकलता है और स्मट सोराई यानी कि कंड बीजाणुधानी पुंज जब डेवलप होना शुरू करते हैं, किसकी जगह? पुष्पक्रम पे जहाँ पुष्प होते हैं उसकी जगह, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस पर जब फ्लोरेट की जगह जो स्मट सोराई जो हैं वो डेवलप होने लगते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि ये प्लांट जो है वो डिजीज्ड प्लांट है, ठीक है। ये जो है ज़्यादातर तो जो इन्फ्लोरेसेंस में जितने भी ओवरीज होती हैं, जितने भी अंडाशय होते हैं, सबको ये अफेक्ट करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ओवरीज को इन्फेक्ट करता है और कुछ ओवरीज हेल्थी रह जाती है, ठीक है। जो अफेक्टेड ओवरीज हैं यानी कि जो इससे संक्रमित होती है, इन्फेक्टेड होती हैं, वो एक
कॉनिकल पोर्सलिन वाइट सोराई, यानी कि एक स्पोर सैक की तरह फॉर्म हो जाती है। जैसे पोर्सलिन की पेट्री प्लेट्स होती हैं, उस तरीके से पोर्सलिन की एक सैक या थैले की तरह बन जाती है, जिसके अंदर स्पोर्स भरे हुए रहते हैं। और ये स्पोर्स जो हैं ब्लैक पाउडर के रूप में इसमें पाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्पोर सैक्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं उनके अंदर मिलियंस क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं इस फंगस के पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल ग्रेन्स जो हैं उस इन्फ्लोरेसेंस का वो इंडिविजुअल ग्रेन जो है एक सोराई के अंदर, एक बीजाणुधानी पुंज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। जो मेजोरिटी ऑफ ग्रेन्स जो हैं, अगर कोई ऐसा इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें अफेक्शन 50-50% हुआ है या पार्शियली हुआ है, तो उसके अंदर जो मेजोरिटी ऑफ ग्रेन्स होंगे वो स्मट सोराई के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सोराई या बीजाणुधानी पुंज ओवल या सिलेंड्रिकल ग्रे कलर के सैक होते हैं जो 5 से 15 मिलीमीटर लेंथ और 3 से 5 मिलीमीटर विड्थ के होते हैं। सोराई जो है वो एक टफ क्रीमी लेयर से कवर्ड होती है। ये जो टफ क्रीमी स्किन जो है या लेयर है, इसको पेरिडियम कहते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, जो स्पोर्स को अंदर पैक रखने का काम करती है, उनको कवर्ड करने का काम करती है। और जब तक थ्रेशिंग नहीं होती, कटाई नहीं होती, ये जो स्किन है ये फटती नहीं है। ठीक है, इस सोराई के अंदर क्या क्या पाया जाता है? सोराई जो है वो कंप्लीटली स्पोर पाउडर से भरी रहती है। सिर्फ इसके बीच में एक सिलेंडर कर्व्ड सेंट्रल कॉलम पाया जाता है जो कि हार्ड टिश्यू का बना होता है और उसे कॉल्यूमेला कहते हैं। ये कॉल्यूमेला जो है वो सरफेस पर दबा हुआ होता है और वहाँ पर थोड़ा सा खोखला होता है। और जो डिप्रेशंस हैं, जो कॉल्यूमेला के डिप्रेशन है जहाँ से कॉल्यूमेला निकल रहा है, वो डिप्रेशन जो हैं वो ब्लैक कलर के स्पोर्स यानी कि क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा भरे हुए रहते हैं। कॉल्यूमेला जो है वो होस्ट टिश्यू से बना होता है जो कि पेरेन्काइमा से बना है और इसमें फिब्रियोवेस्क्यूलर बंडल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कभी कभी कॉल्यूमेला जो है ब्रांच के ऊपर से टिप्ड होता है, कभी कभी कॉल्यूमेला जो है टिप के ऊपर से ब्रांच्ड यानी कि शाखित होता है। पेरिडियम जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के दौरान, जिससे क्या होता है, जो टीलियोस्पोर या पॉल्यूटेड ग्रेन या क्लेमाइडो बीजाणु उस सोराई सैक के अंदर हैं वो पेरिडियम के फटते ही बाहर निकल जाते हैं। डिजीज पेनिकल जो है इसमें किसी भी प्रकार की हाइपरट्रॉफी या अतिवर्धन नहीं पाया जाता, यानी कि साइज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। सिर्फ क्या चेंज होता है, जो ग्रेन है उस ग्रेन की जगह स्मट सोराई जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसमें पता नहीं चलता देखने में, लेकिन हर एक ग्रेन के अंदर जो है ब्लैक कलर का स्पोर होता है। ये और ये दोनों ही इसके सिम्टम्स हैं जो ये शो करते हैं कि सोरघम के अंदर जो है कवर्ड स्मट रोग हो गया है। ठीक है, पैथोजन की बात करें तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लें। डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलिगिनेल्स, फैमिली अस्टिलिगिनेसी, जीनस स्फेक्लोथिका और स्पीसीज सोरघाई, यानी कि सोरघाई का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो कि ग्रेन स्मट या कर्नेल स्मट को कॉज करता है वो है स्फेक्लोथिका सोरघाई। ठीक है, ये जो फंगस है स्फेक्लोथिका सोरघाई ये कवर्ड स्मट कॉज करती है। कवर्ड स्मट इसीलिए कहते हैं क्योंकि पेरिडियम से स्मट जो है वो कवर्ड होता है। इसके सिनोनिम्स भी हैं फंगस के, जिसको हम कहते हैं स्पोरियम सोरघाई, अस्टिलगो सोरघाई पेसरीनी, अस्टिलगो तुलासनिकोन, किंट्रेटिका, सोरघी वल्गैरिस, क्लिंटोन, एंडोथेल्स्पेस, सोरघाई, सोरोकिन, स्फेक्लोथिका, सोरोकिनियाना, सिफेरी एंड टिलेशिया सोरघाई। ठीक है, तो इसके बहुत सारे सिनोनिम दिए गए हैं फंगस के, तो इनमें से अगर कोई भी सिनोनिम कभी क्वेश्चन में यूज होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको स्फेक्लोथिका सोरघाई याद है तो साथ ही साथ आपको इसके सिनोनिम भी याद रखने होंगे।
ठीक है। अब देखिए रिसेंट जो स्टडीज हैं जो कि इस कवर्ड स्मट पर की गई है वो ये कहती है कि अलग अलग प्रकार के सोराई जो हैं वो स्मट डिजीज के अंदर पाए जाते हैं, उनका रिएक्शन अलग अलग होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग अलग होती है। और ये रंगनाथिया और गोविंदू ने 1970 के अंदर रिपोर्ट किया था। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स यानी जो स्पोर्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं उनका जो जर्मिनेशन है वो जो है या तो उसी वक्त हो जाता है, जैसे ही स्पोर रिलीज हुए उसी वक्त वो जर्मिनेट हो जाते हैं, या फिर ये अगले 6.5 साल तक जो है डॉर्मेंट स्टेज के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, 2 टाइप का जर्मिनेशन जो है वाटर के अंदर इनमें पाया जाता है। पहले केस में तो ये होता है कि 3 सेल का जो प्रोमाइसोलियम है यानी कि प्राक कवक जाल या प्रोमाइसीलियम जो है वो सबसे पहले बनता है और उससे बडिंग की तरह से स्पोरिडिया जो है वो अलग होता है जो कि इसके एपेक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो क्या कहलाता है प्रोमाइसीलियम की 4th सेल यानी कि प्रोमाइसीलियम की जो 4थी कोशिका है 4th सेल है वो क्या हो गई स्पोरिडिया हो गई। ठीक है, ये स्पोरिडिया जो है स्पिंडल शेप के होते हैं, 10 से 12.5 से 2:3 माइक्रोन साइज के होते हैं और इनसे कोई भी सेकेंडरी स्पोरिडिया की बडिंग नहीं होती। जो दूसरा केस है उसमें जो प्रोमाइसीलियम या प्राक कवक जाल जो है वो सीधा ही अनब्रांच्ड या ब्रांच इन्फेक्शन हाइफा यानी कि संक्रमित कवक सूत्र के अंदर बदल जाता है। फंजाई जो है वो 10 to 32 डिग्री सेल्सियस के अंदर बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। सॉइल टेम्परेचर की बात करें तो अगर सॉइल का टेम्परेचर 18 to 23 डिग्री सेल्सियस है और वहाँ पर 15 to 20% ह्यूमिडिटी है, कब जब सीड जर्मिनेट हो रहे हैं सोरगम के, तो उस समय इन्फेक्शन के लिए ये फेवरेबल कंडीशन होती है और जो भी सॉइल के अंदर या सीड के ऊपर इन्फेक्शन है वहाँ पर जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं। फंगस जो हैं ये हेटेरोट्रॉफ यानी कि विषम पोषी प्रकार की फंगस होती है। ये एक एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज है यानी कि बाह्य बेजोड़ रोग है। सीड के अंदर से इन्फेक्टेड नहीं होते, सीड जो हैं बाहर से इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये जो डिजीज है वो खरीफ ज्वार के अंदर देखी गई है जो कि सितंबर से नवंबर में बोई जाती है और रबी ज्वार में भी देखी गई है जो कि दिसंबर से फरवरी में बोई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर ज्वार की फसल के अंदर इस डिजीज को देखा गया है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्टेड सीड्स होते हैं। अब सीड्स इन्फेक्टेड कैसे हुए? जब कटाई होती है तो जो पेरिडियम है वो फट जाती है, स्पोर्स रिलीज होते हैं। तो जो हेल्दी सीड्स हैं उनके ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर ये जो सोराई हैं या स्पोर्स जो हैं वो चिपक जाते हैं जिससे सीड जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो कटाई के समय ही जो हेल्दी ईयर हेड्स हैं उनके ऊपर ये स्मटेड स्पोर्स जो हैं जाकर के चिपक जाते हैं जो कि इन्फेक्शन का मेन सोर्स है। ठीक है, कटाई के दौरान क्या होता है, जब सोराई टूटते हैं तो स्पोर्स जो हैं हेल्दी सीड की सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं और जब तक अगला मौसम नहीं आता तब तक वो उनके ऊपर प्रसुप्तावस्था में या डॉर्मेंट स्टेज के अंदर पड़े रहते हैं। जब सीड का जर्मिनेशन होता है, जब वो सोरगाई या सोरगम के सीड या ज्वार के बीजों को जब उगाया जाता है, उनमें जब अंकुरण या जर्मिनेशन होता है तो उनके साथ साथ ये जो स्पोर्स उसके ऊपर चिपके हुए हैं वो भी जर्मिनेट होते हैं। इन्फेक्शन जो है वो सीड जर्मिनेशन के साथ साथ जब सीडलिंग निकलती है उस समय जो है इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। ये एक स्मटेड ग्रेन है जिसके अंदर स्मट स्पोर प्रेजेंट है। सेकेंड जो है ये क्लेमाइडो बीजाणु हैं जो जर्मिनेट हो रहे हैं और तीसरा जो है इन क्लेमाइडो बीजाणु से यहाँ पर इस तरीके से ये क्या निकल रहे हैं, स्पोरिडिया जो हैं वो बडिंग ऑफ हो रहे हैं, मुकुलित हो रहे हैं। ठीक है, इटियोलॉजी की बात करें तो इन्फेक्शन जो है वो स्लो जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर बहुत ही तेजी से फैलता है। क्यों? क्योंकि जब ठंड का मौसम होता है और जब
टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, सिर्फ तभी स्पोर जर्मिनेट होते हैं। यानी कि बीज जो स्लो जर्मिनेटिंग हैं वो इन्फेक्शन को बढ़ाने में भी सहयोग करते हैं। पेनिट्रेशन जो है वो किसके द्वारा होता है, जो रेडिकल निकली है, ज्वार के बीज का जो मूलांकुर होता है, रेडिकल होता है, उसके द्वारा जो इन्फेक्शन हाइफा है वो उसके अंदर प्रवेश करता है। पैथोजन जो है इस डिजीज का, उसमें क्या क्या बनते हैं डेवलपमेंट साइकिल के अंदर, टीलियोस्पोर या क्लेमाइडो बीजाणु, क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो बनते हैं और उनसे क्या बनते हैं, स्पोरिडिया निकलते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ये है एक सोरस, ठीक है, ये एक सोरस है जिसके अंदर स्मटेड सोराई हैं, ठीक है। अब जो कोलोमेला की बात हो रही थी वो है ये कोलियोमेला, जो ये है इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके चारों तरफ जो है ब्लैक कलर के स्पोर्स या क्लेमाइडो बीजाणु जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब टीलियोस्पोर जो हैं वो कैसे होते हैं, टीलियोस्पोर जो हैं वो स्फेरिकल होते हैं या गोलाकार राउंडिश होते हैं, टिंटेड होते हैं, स्मूथ होते हैं और 4.8 से 8.5 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं। जब ये स्प्राउटेड होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब स्पोर में जर्मिनेशन होता है तो इनसे 4 सेल्यूलर बेसिडियम निकलता है, जो एक्चुअली क्या होता है, बेसिडियो बीजाणु का एक व्रंत या स्टॉक होता है, ठीक है, जिससे लेटरली या एपिकली जो है स्पोरिडिया फॉर्म होते हैं। या तो पार्श्व से स्पोरिडिया बनते हैं या फिर एपिक्स के ऊपर, शीर्ष के ऊपर स्पोरिडिया बनते हैं। स्पोरिडिया को हम बेसिडियोस्पोर भी कह सकते हैं। स्पोरिडिया या बेसिडियोस्पोर कैसे होते हैं, ऑब्लोंग होते हैं, स्लाइटली राउंडेड एंड वाले होते हैं और जो है जब पौधे की स्प्राउटिंग स्टेज होती है तब ये इनको इन्फेक्ट करते हैं, कंटामिनेटेड करते हैं। ये देखिए, ये है इसका डिजीज साइकिल, ये है कंटामिनेटेड सीड और ये है स्पोर्स इन सॉइल। क्योंकि देखिए, जब पेरिडियम फटती है तो जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे जो स्पोर्स हैं वो हेल्दी सीड पर चले जाएं, कुछ स्पोर्स जो हैं सॉइल के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी इनोकुलम या प्राथमिक स्वरूप 2 प्रकार के हो गए, एक तो हो गए कंटामिनेटेड सीड और दूसरे हो गए स्पोर्स इन सॉइल। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही सीड जर्मिनेट होगा 2 प्रकार से जो स्पोर हैं वो भी जर्मिनेट होंगे। पहला तो क्या होता है कि सीधे ही ये इन्फेक्शन हाइफा के अंदर बदल जाए, या फिर क्या होता है, पहले इससे बनेगा प्रोमाइसीलियम और फिर प्रोमाइसीलियम से बनेंगे स्पोरिडिया और फिर स्पोरिडिया से बनेगा इन्फेक्शन हाइफा। दोनों ही केस में एंड में इन्फेक्शन हाइफा बनते हैं। ये इन्फेक्शन हाइफा जो है होस्ट के टिश्यू के अंदर एंटर कर जाते हैं, होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। अभी इन्फेक्शन भी 2 प्रकार का होता है, या तो सीडलिंग के अंदर एंटर हो जाए और ईयर के अंदर जो हैं वो सिम्टम्स दिखाई दें, या फिर क्या होता है जो वीड होस्ट है उसमें चले जाएं और वीड होस्ट से ये जो है अंदर एंटर करें और सोराई का फॉर्मेशन करें। अब ये जब सोराई जो है यहाँ पर बन जाती है तो इसके बाहर की तरफ ये पेरिडियम से कवर्ड रहते हैं। जब थ्रेशिंग होती है या हम कह सकते हैं कि जब कटाई होती है तो पेरिडियम फट जाती है और कुछ बीजाणु या स्पोर्स जो हैं सीड्स के ऊपर और कुछ स्पोर्स जो है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं और अगले सीजन में जब सीड को बोया जाता है, सोइंग होती है, तो उस समय ये इन्फेक्शन या डिजीज साइकिल जो है फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, कंट्रोल की बात करें तो देखिए हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो इन्फेक्शन है वो मेनली किसके द्वारा हो रहा है, सीड के द्वारा हो रहा है। तो हम ऐसे सीड्स को उपयोग करें जो कि इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है, बटलर जो है इन्होंने 1918 में कहा कि ऐसे बहुत सारे एविडेंस देखे गए हैं
कि स्पोर्स जो हैं सॉइल के अंदर परसिस्टेड होते हैं, चिरस्थायी रहते हैं। अतः हम क्या कर सकते हैं, सीड डिसइंफेक्टेड का यूज कर सकते हैं, सीड्स को ट्रीट करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज का यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड्स का यूज कर सकते हैं, या फिर ट्रीटेड सीड्स जो हैं उनको समय से पहले बो सकते हैं, ताकि जो सीड जो स्पोर हैं उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिले जर्मिनेशन के लिए और वो उसको इन्फेक्टेड नहीं कर पाए। इसके अलावा डिजीज फ्री सीड्स को यूज कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, जो स्मटेड ईयर हैं उनको इकट्ठा करके थैलों में भर के उनको मिट्टी में या तो दबा दिया जाए या फिर उनको जला दिया जाए, तब भी इस डिजीज को कम किया जा सकता है। इसके अलावा केमिकल कंट्रोल द्वारा भी हम इस डिजीज को रोक सकते हैं। क्या करें, जो सीड हैं उनको सल्फर के साथ ट्रीट करें। सल्फर जो है वो 27.2 यानी 27.2 किलो सीड के अंदर 110 ग्राम सल्फर का उपयोग करके उन सीड्स को ट्रीट किया जाए, या फिर जो है कैप्टान और थायरम नाम के जो फंजीसाइड हैं इनको प्रति किलोग्राम 4 ग्राम अगर डाल दिया जाए, इनसे सीड्स को ट्रीट कर दिया जाए, तब भी इस डिजीज के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर कवर्ड स्मट ऑफ सोरगम कंप्लीट होता है। रिमेनिंग 3 जो इसके स्मट हैं उनको भी हम देखेंगे इस सीरीज के अंदर, तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो बेहिचक आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मुझे कोई भी सजेशन देना चाह रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव बॉटनी वीडियोज़। Thank you.